हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज है गाइस 23 सितंबर 2022। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी कल रात तक की सुर्खियों से बने हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2 डेज से हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट किया है। पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स कंटिन्यू जो है सीरियल से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट होंगे बस उसी को पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे, ताकि हमारे माइंड में जो इम्पोर्टेंट हो वही सेट हो, बाकी कुछ नहीं। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्ट 3 भाग 3, जो पॉलिटी का भाग 3 है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें हम लोगों ने कल कुछ डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज इस मौलिक अधिकार को हम लोग समाप्त कर देंगे पढ़ करके। कल हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी राइट तो आज हो गया। कल हम लोग क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करिए फटाफट, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहले आज का मोटिवेशन कोट देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, बिल्कुल, लेकिन फल मौसम में ही आते हैं। वो डेली पानी देगा, ये बिना जाने कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको फल देने में, क्यों मेहनत करूं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचता। वो डेली पानी देगा, डेली पानी देगा, क्योंकि उसे पता है कि फल जो है एक मौसम आएगा उसी में आएगा। इसीलिए जीवन में धैर्य होना, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कार्य जो है निर्धारित समय पर होगा। बताया गया है कि हाँ, आप इस टाइम निश्चित कर दिया गया है कि इसी टाइम आपका कार्य होगा। तो जब हमें पता है कि अपना समय आएगा, हर कार्य का एक समय होता है तभी आए, तो हम लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? हर काम को बहुत ही जल्दी कोशिश करना चाहते हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए, परेशान हो जाते हैं क्यों नहीं हो रहा हमारी लाइफ में, मेरा लक ख़राब है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सब लोगों के माइंड में चलती हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। असफल हो रहा है कोई बात नहीं, आपको और बेहतर बहुत निखरना है और ज़्यादा निखरना है। इसीलिए क्या होता है, आपके जीवन में असफलताएँ आती हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी निखरना बहुत ज़्यादा बाकी है। तो इसीलिए धैर्य रखें, धैर्यता के साथ आप अपने काम में लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया। बाकी जिससे भी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? वर्तमान में कौन सा ऐसा देश है जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष है? कौन सा देश ऐसा है जो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष है? तो वो कौन है? भारत है। ठीक है, क्यों चर्चा में आया है AIBD? इसलिए क्योंकि अभी क्या है, इसका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 1 वर्ष का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये तो हो गया, आपको पता चल गया कि भारत है। ये AIBD के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, कि मतलब किसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई AIBD की, इसकी स्थापना 1977 में हुई। कब हुई? 1977 में हुई। और ये जो है यूनेस्को का क्या है? हिस्सा है। यूनेस्को का ये क्या है? एक पार्ट है। कौन? AIBD जो है यूनेस्को का एक हिस्सा है। और इस AIBD में जो है कितने देश शामिल हैं? 26 देश इसमें क्या है? शामिल हैं। इसमें कितने? 26 देश जो हैं शामिल हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है मलेशिया के कहाँ पर है? मलेशिया के कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर। क्लियर हो गया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेकंड क्वेश्चन है, स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो स्केल ऐप जो है उसका संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। पहले हम लोग लिख लेते हैं स्केल की स्पेलिंग लिख देते हैं, SCALE। अब जब स्केल की स्पेलिंग लिख दिया तो इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप क्लियर कर लेंगे कि स्केल ऐप का संबंध किससे है। तो चलिए देख लेते हैं। S का मतलब होता है स्किल। क्या होता है? स्किल। और C का मतलब होता है सर्टिफिकेशन। ठीक है। और A का मतलब होता है असेसमेंट। L का मतलब होता है लेदर। और E का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़। यहाँ लिख दे रही हूँ ऊपर, एम्प्लॉयज़।
एम्प्लॉयज़। तो स्किल का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। तो एल से लेदर यानी ये चमड़ा उद्योग से संबंधित है। तो ये एक ऐप है जिसका अनावरण क्या किया गया है? शिक्षा और कौशल मंत्री। कौन? शिक्षा और कौशल मंत्री। शिक्षा और कौशल मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा और कौशल मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस ऐप का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। ये क्लियर हो गया होगा। ये अनावरण जो है इसको कहाँ किया गया था? तो जो CSIR है, CSIR मतलब कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में क्या किया गया? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया था इसका अनावरण। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। कहाँ पर है? जो आपका लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये चेन्नई में इसका क्या किया गया? अनावरण किया गया। और यह ऐप जो है, ये जो स्किल ऐप है जो चमड़ा उद्योग से संबंधित है, तो ये चमड़ा क्षेत्र की शिक्षा, परीक्षण और जो रोजगार से संबंधित आवश्यकताएं हैं उनके लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है दुनिया का, भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? फुटवियर उत्पादक देश है। फुटवियर उत्पादक देश है। सबसे बड़ा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक देश है। दुनिया भर में जूतों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और उपभोक्ता कौन है? भारत है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अगर ये जो श्रमिक हैं उनकी मांग को पूरा करने में भारत का जो चमड़ा उद्योग है उसकी सहायता के लिए चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद नामक एक क्या होता है? गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सी देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनी है? हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो बताइए कौन सी बनी है? ये बनी है अडानी ग्रुप। कौन सी बनी है? अडानी ग्रुप। अडानी समूह ने क्या किया है? जो अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट का क्या कर लिया है? अधिग्रहण कर लिया है। तो इस अधिग्रहण को पूरा करने के बाद अडानी ग्रुप जो है ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। जब दूसरी बनी है तो ये भी पता होना चाहिए कि पहली कौन सी बनी है। पहली कौन सी है? तो पहली जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट ये पहली सबसे बड़ी है और दूसरी ये अडानी ग्रुप है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अभी भी जिसने चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? रिपीटिंग माय क्वेश्चन, कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? तो बताइए ये कौन है कि जो बन गया? इनका नाम है एल्विस हजारिका। कौन बन गए हैं? एल्विस हजारिका बन गए हैं। इनको मैं दिखाती हूँ। ये है, ये देखिए, ये हैं, यहाँ लिखा भी है एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले असमिया व्यक्ति बने। ये कहाँ के हैं? असम के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, असम। और इनका नाम भी एलिस हजारिका। एलिस हजारिका कहाँ के हैं? असम के निवासी हैं। यही क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बने हैं। अगर बात किया जाए कि ये जो नॉर्थ चैनल की बात किया गया, नॉर्थ चैनल, ये नॉर्थ चैनल जो है ये किसके किसके मध्य है? तो उत्तरी आयरलैंड, ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य है। उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य है। स्कॉटलैंड के मध्य में है नॉर्थ चैनल। तो इसी को पार करने वाले एल्विस हजारिका जो असम के हैं ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के क्या है? भारतीय तैराक बन गए हैं। अब इंग्लिश चैनल से, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रही हूँ। क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के जो लाइन बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ इनका पिक्चर भी ली हुई हूँ, एक मिनट, ये है
अब जो मैं लाइन बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन बनाने के बजाय मैंने एक ही क्वेश्चन में कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के हैं ये पैरा स्विमर हैं, पैरा स्विमर, मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर जिसका क्या नाम है, यहाँ लिखा है सत्येंद्र सिंह लोहिया। मध्य प्रदेश के हैं ये पैरा स्विमर जिनका नाम है क्या नाम है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। इन्होंने आयरलैंड में, कहाँ पर, आयरलैंड में नॉर्थ चैनल को, अभी नॉर्थ चैनल का नाम लिया ना, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले कहाँ के, एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या है, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसा कौन है जो एशिया का पहला पैरा स्विमर नॉर्थ चैनल को पार करने वाला बन गया है, तो वो है मध्य प्रदेश के सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं ये मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर बन गए हैं, पहले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं जिन्होंने क्या किया है, आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार किया है। इन्होंने नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार किया है, 14 घंटे 39 मिनट में पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ के हैं, ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको 2014 में सर्वोच्च खेल सम्मान जो था विक्रम अवार्ड, उससे नवाजा गया था। फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा 2019 में इनको दिव्यांग खिलाड़ी का राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। तो इस तरीके से कई बार सम्मानित हो चुके हैं। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। और अभी मैंने एल्विस हजारिका का नाम लिया। ये दोनों आपको, ये पैरा स्विमर बन गए एशिया के पहले, और ये जो हैं नॉर्थ चैनल को पार करने वाले असमिया व्यक्ति हैं, बन चुके हैं। ये कहाँ के हैं, ये असम के हैं, ये भी मैंने बता दिया, जिन्होंने क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के क्या हैं, भारतीय तैराक बन गए हैं। तो दोनों, अब जब एक चैनल का नाम आ गया तो एक चैनल है माइंड में, ये भी आपको बता दे रहे हैं, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला, अगर पूछ ले इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला वो कौन सी हैं, तो उनका नाम है आरती शाह। क्या है, आरती शाह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका स्किप नहीं होना चाहिए, सारा मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार बनाइए कि 20 सितंबर 2022 को किसे पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। तो किसे पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है, तो किसे बनाया गया, रतन टाटा को, जो कि ये हैं, केटी थॉमस को, ये हैं, करिया मुंडा को, ये हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को क्या किया गया है, बनाया गया है। क्या हुआ था, ये जो पीएम केयर्स फंड है, पीएम केयर्स फंड जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 27 मार्च 2020 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी, इस फंड का निर्माण क्यों हुआ था, तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस फंड का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो ये जो केयर्स फंड है, इसका निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुआ था, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसका निर्माण हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था कि कोरोना जैसी अगर कोई भयंकर बीमारी, कोई भयंकर समस्या अगर सामने आ जाती है तो उससे उभरने के लिए इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और इसके लिए पीएम केयर्स फंड का जो ट्रस्टी बनाया गया, रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा को बनाया गया। ये रतन टाटा जो हैं, ये टाटा सन्स के पूर्व सीएम हैं। कौन है, टाटा सन्स के पूर्व सीएम हैं, चेयरमैन है। ठीक है, सीएम का मतलब चेयरमैन है, सीएम मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलती हूँ, तो चेयरमैन है, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन है। और केटी थॉमस की बात करूँ, केटी थॉमस कौन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। और करिया मुंडा कौन है, तो ये लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारा मैंने बता दिया, सारा आपको ध्यान रखना कौन क्या है और किसे किसे बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहाँ पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ किया जा रहा है, तो ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 जो है, फेस्ट जो है 2022 जो है, ये कहाँ पर किया जा रहा है,
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर? मुंबई में किया जा रहा है। तो इसका जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 है, इसका जो आयोजन है ये क्यों किया जा रहा है? इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? ये किससे संबंधित है? तो इसका उद्देश्य जो है सतत वित्त प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ये किया गया। अगर एक सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है और ये किससे संबंधित है? वित्तीय तकनीक से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय तकनीक से ये संबंधित है। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है मुंबई में, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? NPCI के द्वारा किया जा रहा है। NPCI, PCI, अभी सबका फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, और FCC के द्वारा, NPCI, PCI, FCC के द्वारा किया जा रहा है संयुक्त रूप से इसका आयोजन। NPCI मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, और PCI का मतलब भारतीय भुगतान परिषद, और FCC का मतलब फिनटेक कन्वर्जेशन काउंसिल। इनके द्वारा मिल करके इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन जो है 19 से 22 सितंबर तक इसका किया जाएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम बता दे रही हूँ, 1 मिनट। थीम जो इसकी है क्रिएटिंग लंबा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बस ध्यान दीजिएगा। क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ड, बाकी थोड़ा सा ऊपर लिख दे रही हूँ, वर्ड ग्लोबल इंक्लूसिव ग्रीन। इसी थीम पर क्या किया गया है? इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो एक सतत वित्तीय दुनिया का क्या करना? निर्माण करना। क्या उद्देश्य? एक सतत वित्तीय दुनिया का क्या करना? निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन एक बार मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मैंने दो नाम वहाँ पर मैंने बोला था, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, 2 नाम और मिले यहाँ पर चर्चा में आए। तो मैंने सोचा एक बार इस क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी नाम दे दे हमें पता होना चाहिए। क्या कह रहा है? ऑपरेशन ऑक्टोपस, यहाँ पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था, सो मैंने यहाँ कटिंग लगा दिया है कि क्या कह रहा है? ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म। एक है ऑपरेशन चक्रबंधा, एक यहाँ नहीं लिखा मैंने, ऑपरेशन चक्रबंधा, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ऑपरेशन चक्रबंधा, ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है। यहाँ मैंने दे दिया है, ये आप देख सकते हैं कि 2022 में क्या हुआ? बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, 2022 में क्या हुआ? CRPF ने इन तीनों राज्यों में ये आप चक्रबंधा शुरू किया है। कौन कौन सा? ऑक्टोपस, डबल बुल, थंडरस्टॉर्म, ऑपरेशन चक्रबंधा शुरू किया है। और इस ऑपरेशन के कारण 592 माओवादियों की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण हुई है। तो इससे ये ध्यान रखना आपको कि ये किससे संबंधित है? ये आपका जो है माओवादियों, नक्सलवादियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अभी कल 21 सितंबर को और भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? विश्व अल्जाइमर डे, जो कि मस्तिष्क से संबंधित था, उसी को डिस्कस किया था। और ये 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। पहले ये जो था 1982 के शुरुआत में ये सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन 2002 में घोषणा की जाती है कि अब इसे क्या किया जाएगा? 21 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या इस बार रखी गई है? इसकी जो थीम इस बार रखी गई है वो है नस्लवाद का अंत, शांति स्थापित, ये इसका क्या है? थीम रखा गया है। अगर ये शांति आया तो शांति से संबंधित इंडेक्स जो है कि विश्व शांति सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 135 है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है कि 22 सितंबर 2022 को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स INS निपुण और INS निस्तार को कहाँ पर लॉन्च किया है? क्या बोला है?
INS निपुण, एक मिनट, INS निपुण और INS निस्तार। इसको कहाँ से लॉन्च किया है? तो विशाखापत्तनम से। कहाँ से किया है? विशाखापत्तनम से। तो ये जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरिकुमार ने, इन्होंने विशाखापत्तनम में देश का जो 2 अत्याधुनिक और परिष्कृत स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल से इसको लॉन्च किया। और ये इसको DSV जो है यानी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, ये जो DSV है इसको नौसेना में क्या किया गया है, ये क्या करेंगे नौसेना में, ये DSV नौसेना में INS निपुण और INS निस्तार के रूप में क्या करेंगे, सेवा देंगे। ये जो INS निस्तार है, कहाँ गया ये INS जो निस्तार है, इसने क्या किया था 1971 में, 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जो पाकिस्तान की डूबी पनडुब्बी गाजी थी उसको खोज निकाला था, उसको क्या किया था, खोज निकाला था, उसका नाम गाजी था पनडुब्बी। तो ये जो DSV है, ये दोनों, इसका मुख्य काम क्या होगा, पोत और पनडुब्बियों का बचाव करना, पोतों और पनडुब्बियों का क्या करना, बचाव करना, ये इसका उद्देश्य होगा। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोच्चि में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो लॉन्च किया गया है इसका निर्माण जो हुआ है कहाँ हुआ, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में इनका निर्माण हुआ है, जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहीं से इसका क्या किया गया है, लॉन्चिंग किया गया है। किसके द्वारा लॉन्चिंग किया गया है? वही जो नौसेना प्रमुख हैं आर हरिकुमार, उन्हीं के द्वारा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज का ये है, देख लीजिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि अक्सर चर्चा में रहने वाला अंबेडकर सर्किट में कौन सा एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कौन से स्थान जो हैं शामिल हैं, चर्चा में रहने वाले अंबेडकर सर्किट में कौन सा जो है स्थान शामिल है। तो मुंबई, महू, नागपुर, ये मैं दिखा दे रही हूँ क्या क्या है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ये। तो अभी क्या हुआ है, ये जो अंबेडकर सर्किट है, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ था 2016 में ये जो अंबेडकर सर्किट है, इस अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का क्या किया गया था, प्रस्ताव दिया गया था। अंबेडकर सर्किट या इसको पंचतीर्थ कह सकते हैं, इसका प्रस्ताव दिया गया था। अभी इसको क्यों न्यूज़ में आया, जब 2016 में ही किया गया था, तो अभी क्यों न्यूज़ में आया, तो अभी जो हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं किशन रेड्डी, उन्होंने इसको क्या किया है कि अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की है। तो इन पाँचों जो ये 5 स्थान हैं इनको क्या करना है, कवर करना है। तो इसी को क्या किया है, पंचतीर्थ में कौन कौन से आते हैं, पंचतीर्थ में आता है जहां अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के जन्मभूमि जो है मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ था, तो इसको जन्मभूमि ले लिया गया। दूसरा क्या लिया गया है, शिक्षा भूमि। क्या लिया गया, यहाँ शिक्षा भूमि नहीं दिया है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, शिक्षा भूमि दूसरा है। और शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी, लंदन में, तो उसको लिया गया है। और तीसरा क्या लिया गया है इनका, दीक्षा भूमि जो है ये नागपुर में जो जहाँ इन्होंने दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसको लिया है। चौथा है चैत्य भूमि, चौथा है ये महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ पर इनका निधन हुआ था, कहाँ पर है, दिल्ली में। और चैत्य भूमि मुंबई, जहाँ पर इनका क्या हुआ था, दाह संस्कार हुआ था। तो इन पांचों को क्या किया गया है, इन पांचों को ये क्या किया गया है, ये पांचों को क्या क्या नाम है उनका, संस्कृति मंत्री हैं, इन्होंने इसको विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की है, इन पांचों को जोड़ने के लिए, पांचों को कवर करने के लिए। ये कौन कौन से पंचतीर्थ मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब अंबेडकर जी का नाम आया है तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है ये आपका कहाँ पर है, लातूर महाराष्ट्र में, ये इन्हीं से संबंधित है। आर्टिकल 32 जो आता है हमारे पॉलिटी में, आज हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं इसको, जो संवैधानिक जो क्या कहलाती है, ये अंबेडकर जी के अनुसार संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32, ये संविधान की आत्मा इनके अंबेडकर जी के अनुसार कही जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो आज का हो गया। चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो 19 सितंबर 2022 को किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? बांग्लादेश। किस राज्य ने सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया? मणिपुर। रेड सैंडर्स के बारे में बताने पूर्वी घाट के लिए स्थानिक है, सही है। इसका उपयोग अरोमा थेरेपी में तनाव, उच्च रक्तचाप को कम करने, घाव को ठीक करने, त्वचा के रोगों का इलाज करने के लिए किया जाता है, सही है। और रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड के रूप में लुप्त वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। गैस साइट्स के परिशिष्ट के तहत सूचीबद्ध इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना प्रतिबंधित, ये गलत है। चौथा, बाकी तीनों कथन सही हैं। क्या कह रहा है? अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 95वें अकादमी पुरस्कारों 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए शामिल किया गया है किसको? छल्लो शो मूवी को। किस देश ने, ये गुजराती भाषा में है, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? चीन ने बनाया, माया नाम से। आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, कब से लागू होंगे? 1 अक्टूबर 2022। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर अभी डिस्कस किए। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के बोगीबील से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? WTA चेन्नई ओपन 2022 का कल खिताब किसने जीता है? लिंडा फुबिरटोवा ने जीता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज का जो हमारा तीसरा सीरीज़ है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने आर्टिकल 24 तक डिस्कस किया था। आर्टिकल 5 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल जो 5 है, आर्टिकल 5, तो ये आर्टिकल 25 से 28 तक क्या दिया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। क्या दिया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात यहाँ पे की गई है। तो आर्टिकल संविधान में धर्म जो शब्द है उसको परिभाषित नहीं किया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या किया है? पर कुछ परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मतलब कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने के लिए अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 25 यही कहता है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को मानने, अभ्यास और प्रचार करने का क्या है? अधिकार है। आर्टिकल अगर 26 की बात करें, 26 क्या कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को या किसी भी वर्ग को क्या अधिकार हैं? कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उसका रखरखाव कर सकता है, धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 26 के तहत आती हैं। अगर आर्टिकल 27 की बात करें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का प्रचार करना हो या रखरखाव करना है, तो उसके लिए उसे किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या कहा मैंने? कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रचार के लिए, रखरखाव के लिए किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल अगर 28 की बात करें तो 28 में ये कहा गया है कि कोई भी जो शैक्षणिक संस्थान होगा जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होता है, उसे कोई धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 28 तक मैंने बता दिया। अब आर्टिकल 29 और 30 जो हैं ये किस में आते हैं? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में आते हैं। किस में आते हैं? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में आते हैं। तो ये जो 29 और 30 जो इसमें आते हैं, जिसमें से हम लोग आर्टिकल 29 डिस्कस करने वाले। 29 में क्या कहता है कि जो सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ, 3 वर्ड हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, उनको उनकी जो विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उनके संरक्षण का अधिकार ये आर्टिकल 29 प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यह जो है इन अल्पसंख्यक को जो सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई रूप से हैं, इनको धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने पर भी क्या करता है? रोक लगाता है। आर्टिकल 30 की अगर बात करें तो 30 क्या कहता है कि सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उन पर प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो और किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते समय राज्य द्वारा अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों के साथ क्या होगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल जो 30 था, मैंने कल बताया था, 30 तो हो गया। आर्टिकल 31 जो था, ये जो संपत्ति का अधिकार था,
इसे यहाँ से हटा दिया गया, इसे यहाँ से हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, हटा दिया गया। कल ही मैंने इसको डिस्कस कर दिया गया था क्यों हटाया गया। और इसे 44वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसे किसमें 300 के काम में डाल दिया गया। और अब ये जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार अब यहाँ पर नहीं है, तो क्या बन गया है, कानूनी या विधिक अधिकार ये बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 31 भी डिस्कस कर लिया। आर्टिकल जो है ये 32, तो 32 क्या है, संवैधानिक। अभी जस्ट मैंने करंट अफेयर्स के टाइम में मैंने बताया कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार इसे संविधान की आत्मा कहा गया। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अंबेडकर जी के अनुसार किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आपको यही बताना, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि अगर ये ना पूछे किसके अनुसार, डायरेक्टली खाली ऐसे पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तब आप वहाँ पे प्रस्तावना को बोलेंगे कि प्रस्तावना जो है ये संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर अंबेडकर जी के नाम के अनुसार पूछ ले कि किसने इनके अनुसार कौन सा, तब ये आर्टिकल 32 का आप नाम लेंगे। तो ये आर्टिकल 32 जो है, इसके तहत क्या है कि एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 जो है ये अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कि एक कोई पीड़ित नागरिक है जिसके अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह संविधान की मूल विशेषता है। और यह अनुच्छेद जो है ये सुप्रीम कोर्ट को क्या देती है, 5 प्रकार के, ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और 5 प्रकार के जो रिट हैं वो कौन कौन से, शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, क्योंकि पूछता है। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है, पहला रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह रिट जो है एक व्यक्ति को, जो हिरासत में ले लिया गया व्यक्ति है, उसके शव को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है। ये रिट जो है एक व्यक्ति को, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के शव को अदालत के सामने पेश करने का क्या करती है, आदेश देती है। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, इस तरीके से इसका अर्थ होगा। तो ये रिट जो है, जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनको अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनको अपने कर्तव्य का पालन करने का ये जो रिट है आदेश देती है। जो विफल रहे हैं या प्रदर्शन करने से क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। तीसरा रिट जो है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब जो है, यह रिट जो होगी ये निचले अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। ये आपको क्लियर हो गया। चौथा है सर्शियोरी। इसको लिखते हैं सर्टिओरियरी, लेकिन इसको पढ़ते हैं सर्शियोरी। सर्शियोरी का इसमें क्या होता है, जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके द्वारा निचली अदालत, इसमें जो उच्च न्यायालय होंगे, उच्च न्यायालय वो अपने निचली अदालतों को ये जारी करते हैं, जिसमें उन्हें विशेष मामलों को उन्हें स्थानांतरित करने या उनके आदेशों को रद्द करने के लिए कहा जाता है। एंड 5वां लास्ट आपका है क्वा वारंटो, मतलब यह व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर रहने से रोकता है जिसका वह हकदार नहीं है। आर्टिकल 32 भी हो गया। अब आर्टिकल 33 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि यह जो अनुच्छेद है ये संसद को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है, संसद को, मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सशस्त्र बल, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल या खुफिया एजेंसी के सदस्यों को जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं उन पर प्रहार करने का किसको अधिकार है, संसद को अधिकार है, ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके और उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जा सके। हालांकि इसमें जो है कोर्ट मार्शल को इससे बाहर रखा गया है, तो ये भी ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है और मौलिक अधिकार के हनन के आधार पर इन कानूनों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 34 की बात की जाए तो आर्टिकल 34 क्या कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू, क्योंकि 33 में मार्शल लॉ को हटा दिया गया था, तो 34 क्या कहता है, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये 34 कहता है। आर्टिकल 35 जो लास्ट, और हाँ, मौलिक अधिकार के और जो यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है।
और मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो इस अधिनियम को कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 35 जो कि आज का लास्ट है कि इस 35 के तहत क्या होता है, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो मात्र किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, ये आर्टिकल 35 कहता है। तो उम्मीद है ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल कुछ नया स्टार्ट करते हैं। कल पॉलिटी का लेक्चर आगे कंटिन्यू करें कल, क्योंकि कल सैटरडे, कल कुछ स्पेशल रखते हैं, कोई अलग टॉपिक करंट अफेयर्स का रिवीजन करा देते हैं। चलिए देखते हैं, जो भी सूटेबल होगा, जो ईजी होगा वही उठाते हैं, तो वही करेंगे। बाकी मंडे को फिर हम पॉलिटी की 4th सीरीज़ लाने वाले हैं। तो बस आप लोग क्या करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया, थोड़ा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी मैं अपना काम करती रहूँगी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बस चलिए आज के लिए इतना ही, और इन्जॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।